हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी पाठमाला का पाठ 15 मंगर। मंगर एक ऐसे मजदूर किसान का रेखा चित्र है जो अत्यंत स्वाभिमानी, बलिष्ठ, कर्मठ, स्वामी के प्रति अटूट निष्ठावान था। वह वृद्धावस्था में बीमारी के कारण अत्यंत कमज़ोर पड़ जाता है और अपने आप को बड़ा असहाय महसूस करता है। भारत में खेतीहर मजदूर की दीन दशा आज भी सोचनीय बनी हुई है। वृद्धावस्था में कर्मठ और स्वाभिमानी रहे व्यक्ति के वृद्धावस्था में उपेक्षित होने पर क्या स्थिति हो जाती है। लेखक ने इसका अत्यंत सजीव रेखा चित्र इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। हट्टा कट्टा शरीर, कमर में भगवा, कंधे पर हल, हाथ में पैना एक छोटी छड़ी, आगे आगे बैल का जोड़ा। अपनी आवाज़ के हाहास से ही बैलों को भगाता मेरे खेत की ओर सुबह सुबह जाता। जब से मुझे होश है मैंने मंगर को इसी रूप में देखा है। मुझे ऐसा लगता है, हाँ, मुझे याद आता है हल के बदले कभी कभी मुझे भी उसके कंधे पर चढ़ने का सौभाग्य मिल चुका है। हाँ, मुझे याद आता है मतलब जो कहानीकार है, इस कहानी को लिखा है जिसने, वह अपने समय जब बचपन में वह कहते हैं कि जो मंगर है वह उनके खेत में जब सुबह सुबह हल चलाने के लिए जाता था, उस समय वो कभी कभी छोटे बच्चे थे जब वह भी उनके कंधे पर चढ़कर उनके साथ साथ घूमते थे। लेकिन ऐसे मौके बहुत कम आए हैं, क्योंकि न जाने मंगर को बच्चों से वह स्वाभाविक स्नेह नहीं जो उसके जैसे लोगों में प्राय देखा जाता है। उसे देखकर बच्चे भागते ही रहे हैं। आज जब मंगर अशक्त जर्जर हो चुका है, बच्चों मानो इसका बदला चुकाने को अपनी छोटी छड़ियों से उसे छेड़कर भगाते हैं। और जब वह झल्लाता है, उन्हें मारने के लिए बुढ़ापे की अपनी लकुटियाँ खोजता या खींचकर गालियाँ बकने लगता है, तो वे खिलखिला पड़ते हैं और उसको मुँह चढ़ाने लगते हैं। बच्चों से उसकी वितृष्णा क्यों हुई? वितृष्णा मतलब विरक्ति। शायद इसलिए तो नहीं कि उसे जो एक बच्चा नसीब हुआ वह कमाऊ पूत बनने के पहले ही उसे दगा देकर चल बसा, और जो उसकी एक बच्ची थी जिसकी शादी में उसने इतनी दरियादिली दिखाई, दरियादिली मतलब अति उदारता, लेकिन एक बार मुसीबत काटने उसके दरवाजे वह पहुंचा तो दामान ने ऐसी बेरुखी दिखलाई कि मंगर का स्वाभिमान उसे वहां से ज़बरदस्ती भगा लाया। मंगर का स्वाभिमान, गरीबों में भी स्वाभिमान, लेकिन मंगर की खूबी यह भी रही है, मंगर ने किसी की बात कभी बर्दाश्त नहीं की। बर्दाश्त मतलब सहन नहीं की, और शायद अपने से बड़ा किसी को मन से माना भी नहीं। मंगर मेरे बाबा का अदब किया करता था। अदब मतलब सम्मान या इज्जत। शायद उनके बुढ़ापे के कारण, सुना है मेरे बाबूजी को वह बहुत चाहता था, शायद उनके नेक स्वभाव के कारण। ऐसा क्यों? उसका खास कारण मंगर का हट्टा कट्टा शरीर और उससे भी अधिक उसका सख्त कमाऊपन, जिसमें ईमानदारी ने 4 चांद लगा दिए थे। जितनी देर में लोगों का हल 10 कट्टा जोतता, मंगर 15 कट्टा जोत लेता, और वह भी ऐसा महीन जोतता कि पहले चास में ही सिराऊ मिलना मुश्किल। सिराऊ मतलब अनजोता, कोई भी जगह ऐसी नहीं मिलती थी जहां उसने अपना हल न चलाया हो। मंगर को यह बताने की ज़रूरत नहीं कि कल किस खेत में हल जाएगा। वह शाम को ही सारे खेतों की आर पार घूम आता, और जिसकी ताक होती, ताक मतलब बारी, वहाँ हल लिए सुबह सुबह पहुँच जाता। जुताई के वक्त किसी की देख रेख की भी ज़रूरत नहीं। आम हलवाओं के पीछे किसान लठ लेकर पड़े रहते हैं, और तो भी वे जी चुराते, ढिलाई करते, आज का काम कल के लिए छोड़ते, परंतु यह आदत मंगर में थी ही नहीं।
यों ही रखवाली चाहे हरी फसल की हो या सूखी फसी की, खलिहान में चाहे बोझों की सील हो या अनाज की रास। अनाज की रास मतलब जो खेतों में अनाज जब आता है, खेत से पककर जब फसल कट जाती है, जब अनाज को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, उसका ढेर लगा रहता है, उसे कहते हैं अनाज की रास। मंगर पर सब छोड़कर निश्चिंत सोया जा सकता था। दूसरा ऐसा जन्म मिलेगा कहाँ? जन्म मतलब आदमी या इंसान। फिर क्यों ना उसकी कद्र की जाए। कद्र मीन्स इज्जत या सम्मान। कभी कभी बातें कुछ बढ़ भी जाती। एक दिन काफ़ी कहा सुनी हो गई। दूसरी सुबह मंगर हल लेने नहीं आया। इधर से बुलाहट भी नहीं गई। रुपए हैं तब हलवाहे ना होंगे। कोई नया हलवाहा लेकर खेत जोत गया। उधर का दूसरा किसान आकर मंगर से बोला, मंगर देख, उन्होंने दूसरा हलवाहा कर लिया है। उनके पास रुपये हैं, 1000 हलवाहे मिलेंगे तो तेरे भी शरीर है, 1000 गृहस्थ मिलेंगे। चल हमारा हल जोत, तू जो कहेगा मजदूरी दूंगा। मेरा सिर जो दर्द कर रहा है। मंगर ने इसका जवाब दिया, और इसका यह सर दर्द तब तक बना रहा जब तक झक मारकर मेरे चाचा जी उसे बुलाने नहीं गए, क्योंकि 4 दिनों में ही मालूम हो गया मंगर क्या है। बैलों के कंधे छिल गए, उनके पैर में फाल लग गया। खेत में हल तो चला, लेकिन न ढेला हुआ न मिट्टी मिली। मंगर के बिना काम नहीं चल सकता। चाचा जी उसके दरवाजे पर खड़े हैं। मंगर भीतर घर में बैठा है। मंगर की अर्धांगिनी, अर्धांगिनी मतलब पत्नी, मकोलिया ने कहा, मालिक खड़े हैं, जाओ मान भी जाओ, कह दे मेरा सिर दर्द कर रहा है। मंगर ने चाचा जी को सुनाकर कहा, मंगर चलो, आपस में कभी कुछ हो ही जाता है, माफ़ करो। चाचा जी के स्वर में आरजू मिन्नत थी। जाइए उसी से जुतवाइए जिससे 4 दिन जुतवाया है। मुझे ले जाकर क्या होगा? आधी रोटी की बचत भी तो न होती होगी। यों ही नोक झोंक मान मन्नत। फिर मंगर अपना हलवाही का पैना हाथ में लिए आगे आगे और चाचा जी पीछे पीछे। यह आधी रोटी की बचत क्या? इसे समझा आपने? इसे मंगर का खास इजाफा समझिए। इजाफा मतलब वृद्धि। जहाँ गांव भर के हलवाओं को 1 रोटी मिलती, मंगर के लिए 1.5 रोटी जाती। वह भी रोटी सुअन्न की हो और अच्छी पकी हो। उस पर कोई तरकारी भी जरूर हो, क्योंकि मंगर किसी का कच्चा नमक नहीं खाता। मंगर की सभी शर्तें पूरी होती, लेकिन यह 1.5 रोटी वह खुद खाता, ऐसा आप नहीं समझें। क्या अपनी अर्धांगिनी के लिए लाता? नहीं, आधी को 2 टुकड़े करके दोनों बैलों को खिला देता। महादेव मुँह ताकें और मैं खाऊं, यह कैसे होगा? मंगल के लिए ये बैल नहीं, साक्षात महादेव थे। मंगर का स्वभाव रूखा और बैलोस रहा है। बैलोस मतलब बिना लगाव, उसे किसी से कोई लगाव नहीं था। किसी से लल्लो चप्पो नहीं, किसी की वह चिपनी चुपड़ी बातों में नहीं आता था, किसी की लाई लपटाई नहीं, किसी की चुगली नहीं करता था। 2 टूक बातें, 2 टूक व्यवहार। तो भी न जाने क्यों मंगर मुझे शुरू से ही स्नेह और नज़र से देखता रहा है। शायद इसलिए कि मेरे बाबूजी उसे बहुत मानते थे, और वह शायद इसलिए भी कि मैं बचपन से ही टूअर हूँ। माँ मर गई, पिताजी चल बसे, तभी तो उसने अपना पवित्र कंधा मुझे दिया। और जब कुछ बड़ा हुआ, मैं ननिहाल आने जाने लगा, रहने लगा, तो याद आता है मंगर ही मुझे वहाँ पहुँचाता। उसके बलिष्ठ हाथों के उस कोमल स्पर्श का अनुभव आज भी कर रहा हूँ। ज्यों ज्यों बड़ा होता गया, घर से मेरा संबंध टूटता गया। बकौल मंगर में तो अपने ही घर का मेहमान बन गया, लेकिन जब जब 2-4 दिनों के लिए घर जाता, मंगर को उसी रूप और उसी पेशे में देखा। कपड़ों से मंगर को बैर रहा है। साधारणतः वह हमेशा नंग धड़ंग रहता, और मैं कहूँ, मुझे उसका शरीर उस रूप में बहुत ही अच्छा लगता। आज एक कलाकार की दृष्टि से कहता हूँ, मंगर को खूबसूरत शरीर मिला था। काला कलूटा फिर भी खूबसूरत। मंगर का वह काला कलूटा शरीर एक संपूर्ण सुविकसित मानव पुतले का उत्कृष्ट नमूना।
लगातार की मेहनत ने उसकी मांसपेशियों को स्वाभाविक ढंग से उभार रखा था। पहलवानों की तरह उसमें अस्वाभाविक उभार नहीं आई थी। जांघें, छाती, भुजाएं सब में जहाँ जितनी जैसी गड़क और उभार चाहिए, बस उतनी ही। ना कहीं मांस का लौदा, ना कहीं सूखी काठ। लेकिन आज ना वह देवी रही, ना वह कढ़ाई रहा। मंगर वह नहीं रहा जो कभी था। गरीबी को वह अपने अक्कड़पन से हमेशा धता बताए रहा, लेकिन उम्र के प्रहारों से वह अपने को बचा नहीं सका। उसकी एक एक चोट उसे धीरे धीरे जर्जर बनाती रही। उसके शरीर की मांस और मांसपेशियां ही नहीं गल गई हैं, उसकी हड्डियां तक सूख गई हैं। आज का उसका यह शरीर उस पुराने शरीर का व्यंग चित्र मात्र रह गया है। बुढ़ापे के प्रहारों के लिए जो ढाल का काम करती, उस चीज का संग्रह मंगल ने कभी किया ही नहीं। कोई संतान भी नहीं जो बुढ़ापे में उसकी लाठी बनती। उसने इस निरस्त कवचहीन योद्धा पर वे सभी तीर छोड़े जो उसके तरकस में थे। मंगल बुढ़ापे के कारण हल चलाने के लिए नहीं रह गया। कुछ दिनों तक उससे कुछ फुटकर काम लिए गए, लेकिन वह भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका। अब एक ही उपाय रह गया था, उसे पेंशन मिले। लेकिन हलवा हो यथार्थ अन्नदाताओं के लिए पेंशन की हमारे अभागे देश में कहाँ व्यवस्था है। और व्यक्तिगत दया का दायरा तो हमेशा ही तंग रहा है। फिर मंगर में जली हुई रस्सी की वह ऐंठन और शायद गर्मी भी है, जिससे दया का बादल हमेशा ही उससे दूर दूर भागता रहा है। उसकी अर्धांगिनी मकोलिया मंगर की आदर्श जोड़ी, वही जमुनिया रंग काली कहकर मैं उसका अपमान क्यों करूं? कुछ हाथ पांव चलाकर संग्रह कर लेती और दोनों प्राणियों की गुजर चल पाती है। लेकिन यह भी कब तक, क्योंकि वह बेचारी भी दिन दिन छीजती जाती है। छीजती जाती मतलब कमज़ोर होती जाती है। मकोलिया मंगर की आदर्श जोड़ी शारीरिक ढांचे में ही नहीं, स्वभाव में भी। वे भी दिन थे जब वह तमक कर बोलती, झपक कर चलती, ना किसी को मुँह लगाती और ना किसी की हेंटी बर्दाश्त करती। जिस किसी ने छेड़ा, मानो काली सापिन के फन पर पैर रखा। लेकिन मकोलिया में से फुंकार मात्र दर्शन और विष का आरोप लगाना उसके साथ महान अन्याय होगा। पर मर्दों की अपेक्षा औरतें अपने को परिस्थिति के सांचे में ज़्यादा और जल्दी ढाल सकती हैं। इसका उदाहरण है यह मकोलिया। मंगर आज भी वही मंगर है, मोह का बेलोस या फूहड़ कहिए, लेकिन मकोलिया वही नहीं रही। किसी का बच्चा खिला दिया, किसी का कुटान पिसान कर दिया, किसी का गोबर पात दिया, किसी का पानी भर दिया, और जो कुछ मिला उसमें पहले मंगर को खिलाकर आप पीछे खाने बैठी। किंतु इतना करने पर भी वह हमेशा मंगर की फटकार सुना करती है। मंगर पुरानी झड़प अब ज़्यादातर इसी पर झाड़ता है। भगवान की मर्जी कहकर मंगर जिसके नाम पर अपनी मुसीबतों के बिसर जाने का प्रयत्न करता, उस भगवान ने पर साल उसकी ओर दुर्गत कर दी। पर साल मतलब पिछले साल उसे जोरों की अधक पारी उठी। अधक पारी मतलब आधे सिर में दर्द होना। मकोलिया उसकी चिल्लाहट से पसीज किसी दया की मूर्ति से दाल चीनी मांग लाई और उसी बकरी के दूध में पीसकर उसका लेप उसके ललाट पर किया। बाईं फुटफुटी पर और आँख पर भी लगा दी। मंगल ने लेप की पहली ठंडाई अनुभव कर कहा, मकोलिया हुक्म बजा लाई। लेकिन यह क्या, जहाँ जहाँ लेप था वहाँ अजीब जलन शुरू हुई। जलन जख्म में बदले और जख्म ने उसकी एक आँख ले ली। जब मैं घर गया, बबुआ जी मेरी एक आँख चली गई है, मैं काना हो गया हूँ। मंगर रोने लगा। शायद मंगर को मैंने ही पहली बार रोते देखा। मैं उसे ढाढ़स दे रहा था, लेकिन मेरा हृदय और विपदा अकेली कब रही। विपदा मतलब मुसीबत। पिछले माघ में मैं घर पर पहुंचा। सुबह धूप निकल आई थी, लेकिन अपने चिर अभ्यास के अनुसार मैं आंखें मूंदे रजाई में लिपटा पड़ा था। थोड़ी देर पर कुछ गिरने की सी धम धम की आवाज़ होती रही।
रजाई मुँह से हटाकर आंखें खोली, देखा सामने पुआल के टाल के नज़दीक एक काला सा अस्थि पंजर बार बार खड़ा होने की कोशिश करता और गिरता है। यह क्या? चौंक कर उठा, उस स्वर बढ़ा, यह तो मंगर है। सुना था मंगर को अर्धांग मार गया है। देखा आंखें सजल हो उठी, निकट गया, उसे संभाला, फिर कहा, मंगर पड़े क्यों नहीं रहते? यह कैसी चोट लग रही होगी? पड़े पड़े मन ऊब जाता है बबुआ, मंगर ने जवाब दिया। उफ, नसें ढीली पड़ गई हैं, खून का सोता सूख गया, लेकिन मानो अब कभी उसमें तरंगें उठती और किसी सूखे सागर की तरह बालू के तट पर सिर धुन पछाड़ खा गिर पड़ती हैं। कैसा करुण दृश्य! यह कहानी एक स्वाभिमानी व्यक्ति की कहानी, जो अपने जीवन में अंतिम पड़ाव में भी अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करता और अपने अंतिम पड़ाव में भी अपने जीवन में संघर्ष करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहता है।